क्या कोई आत्मकथा ऐसी हो सकती है जो मतलब अपनी कामयाबियों का ढिंडोरा पीटने के बजाय अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपने गहरे से गहरे पछतावे को पूरी ईमानदारी से सामने रखे? ये सिर्फ किसी के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज में किए गए प्रयोगों की एक लैब रिपोर्ट जैसी लगती है। आज हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के शुरुआती हिस्से हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि बचपन और जवानी के इन तजुर्बों ने उस इंसान की नींव कैसे रखी जिसे दुनिया ने बाद में महात्मा कहा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल यही है कि गांधी के लिए सत्य के प्रयोग का असल मतलब क्या था। ये सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का दर्शन है। सही बात है। उन्होंने सत्य को किसी नियम या किताब में नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज में पाया। वो इसे ईश्वर का ही रूप मानते थे और इस रास्ते पर चलने को तलवार की धार पर चलने जैसा मुश्किल बताते थे। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। उन्होंने ये आत्मकथा लिखी ही क्यों? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उस जमाने में भारत में आत्मकथा लिखना कोई आम बात तो थी नहीं। इसे एक पश्चिमी चलन माना जाता था। हाँ, और उन्होंने खुद भी शुरू में तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अच्छा जी, ये तो उनके जो करीबी थे स्वामी आनंद और दूसरे लोग, उन्होंने इतना जोर दिया तब जाकर उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वो इसे मेरी जीवनी या मेरी कहानी कहने से हमेशा बचते रहे। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। बिल्कुल, प्रयोग शब्द यहाँ बहुत अहम है। जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में करता है। एकदम सही। इसका मतलब नतीजा पहले से तय नहीं है। उनका मानना था कि उनके विचार, उनके सिद्धांत भी समय के साथ बदल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। इसलिए वो कोई अंतिम सत्य का दावा नहीं कर रहे थे। वो बस ये बता रहे थे कि उन्होंने सत्य को खोजने के लिए कौन से प्रयोग किए, कहाँ सफल हुए और सबसे जरूरी कहाँ असफल हुए। और उनकी विनम्रता भी देखिए। वो साफ साफ कहते हैं कि पाठक इन बातों को पत्थर की लकीर ना माने, बल्कि सिर्फ एक गाइड की तरह देखें और अपने प्रयोग खुद करें। हाँ, वो तो तुलसीदास की पंक्तियां भी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, यानी मुझ जैसा कुटिल और पापी कौन होगा। ये कोई महान आत्मा का बयान नहीं लगता। नहीं, ये तो एक गहरे आत्मनिरीक्षक की आवाज है। और यही बात इस किताब को असाधारण बनाती है। ये अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस है। और उस प्रयोगशाला का पहला प्रयोग तो शायद अनजाने में स्कूल में ही हो गया था, वो केटल वाली घटना। हाँ, वो खुद को पढ़ाई में एक औसत दर्जे का छात्र मानते थे। जब स्कूल इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने 5 शब्द लिखवाए, जिनमें से एक केटल था। गांधी ने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी। और उनके टीचर ने इशारा भी किया। हाँ, अपने जूते की नोक से इशारा किया कि पास वाले लड़के की स्लेट से देखकर ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बात हमेशा हैरान करती है। उस उम्र में तो टीचर का डर सबसे बड़ा होता है। ये सिर्फ ईमानदारी थी या कुछ और, एक तरह की जिद? बिल्कुल, ये एक जिद ही थी, सत्य के प्रति एक शुरुआती आग्रह। उन्हें बाद में टीचर ने उनकी बेवकूफ़ी के लिए डांटा भी, लेकिन गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए ये बात साफ थी कि धोखा देना गलत है। यहाँ हम उस सिद्धांत की पहली झलक देखते हैं जो बाद में सत्याग्रह का आधार बना। लेकिन ये ईमानदारी की जिद हमेशा कायम नहीं रही। कुछ ही समय बाद वो अपने एक दोस्त के असर में आकर ऐसे काम कर रहे थे जो उनके सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ थे। ये उनके जीवन का एक बहुत ही अहम दौर था। उनका एक दोस्त था जो उन्हें यकीन दिलाता था कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज करते क्योंकि वो मांस खाते हैं और शारीरिक रूप से बलवान हैं। हाँ, और अगर भारत को आजाद कराना है तो भारतीयों को भी मांसाहारी बनना होगा। मतलब एक तरह से मांसाहार को देशभक्ति से जोड़ दिया गया। अच्छा। और इस तर्क के झांसे में आकर उन्होंने मांस खाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो प्रयोग का नतीजा था। मांस खाने से ज्यादा पीड़ा उन्हें इस बात से हुई कि उन्हें अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ रहा है। घर आकर बहाना बनाना कि आज भूख नहीं है। बिल्कुल, ये अपराध बोध उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। और यहीं उन्होंने अपना पहला बड़ा सबक सीखा। माता पिता से झूठ बोलना मांस खाने से भी बड़ा पाप है। प्रयोग असफल रहा। और ये फिसलन यही नहीं रुकी। बीड़ी पीने का शौक, नौकर की जेब से पैसे चुराना। हाँ, और यहाँ तक कि आत्महत्या का ख्याल भी। सच में? जी, जब इन सब चीजों से ऊब गए और लगा कि बड़ों की मर्जी के बिना वो आजाद नहीं है, तो दोस्त के साथ मिलकर आत्महत्या की भी सोच ली। धतूरे के बीज खाकर मरने की योजना थी, पर कर नहीं पाए। नहीं, 2-4 बीज खाने के बाद हिम्मत जवाब दे गई।
ये सब दिखाता है कि वो एक बहुत ही उलझे हुए और संवेदनशील किशोर थे जो सही और गलत के बीच अपना रास्ता खोज रहे थे। और इसी खोज में वो घटना घटी जिसने शायद उन पर सबसे गहरा और स्थायी असर डाला, चोरी और उसके बाद का प्रायश्चित। हाँ, अपने भाई का करीब 25 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए। उन्होंने सोने के कड़े से एक टुकड़ा चुरा लिया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी गलती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था जो उसके बाद हुआ। अपराध बोध इतना ज्यादा था कि उन्होंने तय किया कि वो सब कुछ सच-सच बता देंगे। लेकिन सीधे मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, है ना? नहीं, तो उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सारा गुनाह कबूल किया, सजा की मांग की और ये वादा किया कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। और कांपते हाथों से उन्होंने वो चिट्ठी अपने बीमार पिता को दी। हाँ, जो उस समय बिस्तर पर लेटे थे। उन्हें डर था कि पिता आग बबूला हो जाएंगे, शायद पीटेंगे। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल, पिता ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस रोते रहे। आंसुओं से चिट्ठी भीग गई। फिर उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी और आंखें बंद करके लेट गए। गांधी लिखते हैं कि उन आंसुओं के मोती की बूंदों ने उनके पाप को धो दिया और उन्हें शुद्ध कर दिया। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ मार पिटाई न करना नहीं है। यहाँ अहिंसा एक सक्रिय शक्ति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गांधी इसे अहिंसा का पदार्थ पाठ कहते हैं, यानी अहिंसा का पहला प्रैक्टिकल सबक। उन्होंने यहाँ सीखा कि प्रेम और क्षमा की शक्ति दंड और क्रोध की शक्ति से कहीं ज्यादा परिवर्तनकारी है। इसी तरह के एक और बहुत ही निजी और दर्दनाक घटना का वो जिक्र करते हैं जो उनके पिता की मृत्यु से जुड़ी है। हाँ, ये एक ऐसा अपराध बोध था जिसे वो जीवन भर अपने साथ लेकर चले। वो अपने पिता के बहुत करीब थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जिस रात उनके पिता की मृत्यु हुई, उस रात वो अपने पिता की सेवा छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए थे। जी, और कुछ ही मिनटों के बाद खबर आई, उनके चाचा ने दरवाजा खटखटाकर बताया कि बापू गुजर गए। गांधी लिखते हैं कि उन्हें इस बात का जीवन भर पछतावा रहा कि वो अंतिम क्षणों में अपने पिता के पास नहीं थे। वो अपनी इस सेवा परायणता के ढोंग पर शर्मिंदा थे। इस एक घटना ने उनके जीवन पर, खासकर ब्रह्मचर्य को लेकर उनके विचारों पर कितना गहरा असर डाला होगा। बहुत गहरा। वो खुद लिखते हैं कि इस एक श्याम दाग को धोने में उन्हें बहुत समय लगा। यह घटना दिखाती है कि वो अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने प्रयोगों का हिस्सा मानते हैं। इन निजी संघर्षों के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है, कानून की पढ़ाई के लिए विलायत यानी इंग्लैंड जाने का फैसला। लेकिन ये फैसला लेना और उस पर अमल करना आसान नहीं। बिल्कुल, दो बहुत बड़ी बाधाएं थीं। पहली, उनकी माँ पुतलीबाई को डर था कि उनका बेटा विदेश जाकर बिगड़ जाएगा, मांस और शराब का सेवन करने लगेगा। तब एक जैन साधु ने बीच बचाव किया। हाँ, बेचरजी स्वामी, और उन्होंने गांधी को 3 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। माँ के सामने मांस, मदिरा और पराई स्त्री से दूर रहने की। इस प्रतिज्ञा के बाद ही उनकी माँ का डर कुछ कम हुआ और उन्होंने जाने की इजाजत दी। और दूसरी चुनौती समाज की तरफ से आई। उनकी जाति के पंचों ने इसे धर्म के खिलाफ माना। उस जमाने में समुद्र पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। उनकी मोड़ बनिया जाति की पंचायत बैठी और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो विदेश ना जाएं। और जब उन्होंने मना कर दिया तो जाति के मुखिया ने उन्हें उसी वक्त जाति से बहिष्कृत कर दिया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की उस दृढ़ता को दिखाता है जो हम पहले भी देख चुके हैं। और फिर लंदन पहुंचकर उनकी प्रतिज्ञाओं की असली परीक्षा शुरू हुई। जहां उनके दोस्त ही उन्हें सुधारने की कोशिश में लग गए, एक अंग्रेज जेंटलमैन बनाने की कोशिश। हाँ, वो समझाते कि यहाँ जिंदा रहना है तो मांस खाना ही पड़ेगा। एक बार तो बहस इतनी बढ़ गई कि उनके एक दोस्त ने उन्हें डांट कर कहा, अगर तुम्हें यही सब करना है तो बाहर किसी छोटे से भोजनालय में खा लो और मेरा इंतजार करो। और यही डांट उनके लिए एक वरदान साबित हुई। बिल्कुल, वो एक शाकाहारी भोजनालय की तलाश में निकले और उन्हें एक मिल भी गया। वहीं बाहर उन्हें हेनरी सॉल्ट की लिखी अन्नहार की हिमायत नाम की एक किताब दिखी। उन्होंने उसे खरीदा और पढ़ा। वो लिखते हैं कि उस किताब को पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। कैसे? वो तो पहले से शाकाहारी रहने की प्रतिज्ञा लेकर गए थे। फर्क ये था कि अब तक उनका शाकाहार माँ को दिए एक वचन पर आधारित था। एक तरह की कह सकते हैं मजबूरी थी। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद ये उनका अपना सोचा समझा बौद्धिक और नैतिक फैसला बन गया। अच्छा। अब उन्होंने सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए शाकाहारी रहने का प्रण लिया। ये उनके प्रयोग का एक सफल और निर्णायक परिणाम था।
अब ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक सिद्धांत था। इसी दौरान हमें उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू देखने को मिलता है जो आज कल्पना करना भी मुश्किल है। जो इंसान बाद में लाखों लोगों को संबोधित करता था, वो उस समय इतना शर्मीला था कि एक छोटी सी समिति की बैठक में अपनी बात तक नहीं रख पाता था। हाँ, ये उनके व्यक्तित्व का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। लंदन में वो एक अन्नाहारी मंडल की कार्यकारिणी में चुने गए। वो बैठकों में जाते थे लेकिन हमेशा चुपचाप बैठे रहते थे। तो फिर उन्होंने अपनी बात कैसे रखी? उन्होंने अपने विचार लिखकर सभापति को दे दिए, जिसे किसी और ने सभा में पढ़ा। वो इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी इस कमी में एक खूबी ढूंढ निकाली। वो अपने इस स्वभाव को कहते हैं, लज्जाशीलता मेरी ढाल थी। एक ढाल? ये तो बहुत अजीब बात है। आमतौर पर शर्मीलेपन को तो एक कमजोरी माना जाता है। यही गांधी का नजरिया अलग है। उन्हें एहसास हुआ कि इस शर्मीलेपन ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया। इसने उन्हें शब्दों का संयम सिखाया। वो बोलने से पहले सोचते थे, अपने विचारों को तौलते थे। मतलब जो चीज एक सामाजिक बाधा लगती थी, वो उनके लिए आत्मनियंत्रण का एक जरिया बन गई। एकदम। इसने उनके संवाद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। जब वो बोलते थे तो कम बोलते थे, लेकिन उनके हर शब्द का वजन होता था। उनका शर्मीलापन एक फिल्टर की तरह काम करता था, जिससे सिर्फ जरूरी और सोचा समझा विचार ही बाहर आता था। तो गांधी के जीवन के ये शुरुआती प्रयोग हमें दिखाते हैं कि महानता कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं है। ये तो गलतियों, गहरे पछताव, सिद्धांतों पर टिके रहने की जिद और सबसे बढ़कर अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की एक लंबी, धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल। चोरी करने के अनुभव से अहिंसा की शक्ति को समझना, पिता की मृत्यु पर हुए पछतावे से आत्मनियंत्रण का संकल्प लेना और अपने शर्मीलेपन को अपनी वाणी का कवच बना लेना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सब सुनकर एक विचार मन में आता है। हम सब अक्सर अपने स्वभाव की किसी न किसी कमी, किसी आदत को दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसे हम अपनी कमजोरी मानते हैं। और गांधी का अनुभव यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ तथाकथित कमजोरियां, जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, असल में हमारी छिपी हुई ताकतें हों? बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता। क्या किसी का शर्मीलापन उसे एक बेहतर और गहरा श्रोता बना सकता है? या किसी की जिद उसे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की असाधारण हिम्मत दे सकती है? शायद हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की ज्यादा जरूरत है। सोचने वाली बात है।